गुरु प्यारी साध संगत जी, कैसे एक गुरु ने चोर को सही रास्ता दिखाया, जिससे उसने चोरी करना तो छोड़ दिया बल्कि एक अच्छा इंसान भी बन गया। आज की कहानी में हमें जानेंगे कि एक चोर को कैसे एक गुरु ने अच्छा मार्ग दिखाया, जिससे वो चोर का जीवन सफल हुआ। उससे पहले स्वागत है आपका अपने चैनल गुरु नानक साखी में। दोस्तों, यमुना नदी के किनारे बसे धूल भरे धूप से झुलसते कालीपुरा गांव में विक्रम नाम का एक कुख्यात चोर रहता था। उसका नाम व्यापारियों और किसानों के दिलों में खौफ पैदा कर देता था, क्योंकि विक्रम कोई साधारण चोर नहीं था। छाया की तरह तेज और लोमड़ी की तरह चालाक, वो किसी भी घर में घुस सकता था, जो चाहे ले सकता था और मुर्गे के बांग देने से पहले गायब हो सकता था। गांव वाले उसके बारे में कानाफूसी करते थे, आधे डर के साथ आधे डर के साथ, लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता था। विक्रम, जो अब अपने 20वें दशक के उत्तरार्ध में था, एक अनाथ के रूप में बड़ा हुआ था। उसने कम उम्र में ही सीख लिया था कि जीवित रहने का मतलब है वो लेना जो दूसरे नहीं देते। चोरी करना उसका शिल्प था, उसकी जीवन शैली थी और उसे बदलने का कोई कारण नहीं दिख रहा था। एक तपती गर्मी की शाम, जब गांव गुरु पूर्णिमा के वार्षिक उत्सव की तैयारी कर रहा था, विक्रम ने कालीपुरा के सबसे धनी व्यापारी सेठ रामनाथ की भव्य हवेली पर अपनी नजरें गड़ा दी। हवेली बलुआ पत्थर का एक किला था। इसकी दीवारें जटिल नक्काशी से सजी थी और वफादार नौकर इसकी रखवाली करते थे। लेकिन विक्रम जानता था कि त्योहार घर के लोगों को विचलित कर देगा। गांव के लोग अपने गुरुओं का सम्मान करने के लिए मंदिर में इकट्ठे हुए थे, इसलिए हवेली असुरक्षित थी। जब चांद नीचे की ओर झुका, गांव पर चांदी की रोशनी बिखेर रहा था। विक्रम छिपकली की तरह आसानी से हवेली की बाहरी दीवार पर चढ़ गया। वो खिड़की से फिसला और टिमटिमाते तेल के दियों से जगमगाते गलियारे में उतरा। जब वो तिजोरी की ओर बढ़ा तो उसकी आंखें चमक उठी, जहां सेठ रामनाथ ने अपना सोना और जवाहरात रखे थे। लेकिन जैसे ही वो आंगन से आगे बढ़ा, एक मधुर मंत्र ने उसे रोक दिया। ये ध्वनि त्योहार के कर्कश भजनों से अलग थी। ये शांत स्थिर थी, यमुना के प्रवाह की तरह। विक्रम को जिज्ञासा हुई। वो आवाज का पीछा करते हुए एक छोटे से कमरे में पहुंचा, जहां एक बूढ़ा आदमी एक साधारण चटाई पर पैर मोड़कर बैठा था। उसकी सफेद दाढ़ी नदी की तरह बह रही थी और उसकी आंखें, हालांकि बंद थीं, दीवारों के पार देख रही थीं। ये गुरुजी थे, एक भटकते हुए साधु जो कुछ दिन पहले ही कालीपुरा आए थे। गांव वाले उनका आदर करते थे और दावा करते थे कि उनकी बुद्धि भ्रम के पर्दे को भेद सकती है। लेकिन विक्रम ऐसी कहानियों का मजाक उड़ाता था। उसके लिए गुरु सिर्फ शब्दों के बदले प्रसाद देने वाले लोग थे। लेकिन गुरुजी की मौजूदगी में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था। साधु की आंखें खुल गईं और विक्रम की आंखों में झांकने लगी, जैसे कि वो उनका इंतजार कर रहा था। तुम छाया की तरह चलते हो, युवा, गुरुजी ने कहा। उनकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी। लेकिन छाया प्रकाश से छिप नहीं सकती। विक्रम ठिठक गया। उसका हाथ सहज रूप से उसकी कमर पर खंजर की ओर बढ़ा। मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं हूँ, बूढ़े आदमी, उसने फुसफुसाया। मेरे रास्ते से दूर रहो। गुरुजी बिना किसी परेशानी के मुस्कुराए। तुम सोना चाहते हो, लेकिन जो तुम सच में चाहते हो वो कहीं और है। मेरे साथ बैठो विक्रम, चलो बात करते हैं। साधु के होठों पर चोर का नाम सुनकर उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसे कैसे पता चला? विक्रम की पहली प्रवृत्ति भागने की थी, लेकिन साधु की निगाहें उसे रस्सी की तरह जकड़े हुए थीं। वो अनिच्छा से दूरी बनाए रखते हुए बैठ गया। तुम्हें क्या चाहिए? उसने पूछा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, गुरुजी ने उत्तर दिया। लेकिन तुम, विक्रम, सब कुछ चाहते हो। बताओ, एक आदमी दूसरों की चीजें चुराने के लिए क्या प्रेरित करता है? विक्रम ने अपनी बेचैनी को छिपाते हुए मुस्कुराया। दुनिया मुझसे लेती है, इसलिए मैं दुनिया से लेता हूँ। यह उचित ही है। गुरुजी ने सिर हिलाया, मानो शब्दों पर विचार कर रहे हो। निष्पक्षता, उन्होंने सोचा। एक चोर की निष्पक्षता। लेकिन क्या तुमने कभी पूछा है कि दुनिया तुम्हारा क्या ऋणी है? या तुम खुद क्या ऋणी हो? विक्रम ने उपहास किया। मैं खुद को एक भरा हुआ पेट और सोने के लिए एक सुरक्षित जगह देता हूँ। चोरी करने से मुझे वह मिलता है। और फिर भी, गुरुजी ने कहा, तुम्हारा दिल खाली है और तुम्हारी नींद बेचैन है। तुम एक चोरी से दूसरी चोरी की ओर भागते हो, लेकिन ये रास्ता कहाँ ले जाता है? शब्द चुप गए। हालांकि विक्रम ने इसे स्वीकार नहीं किया। उसके पास कोई जवाब नहीं था, केवल अवज्ञा। तुम मुझे नहीं जानते, बूढ़े आदमी। अपने उपदेश मंदिर के लिए बचाकर रखो। गुरुजी की आंखों में कुछ ऐसा चमक रहा था मानो कोई मनोरंजन हो। बहुत अच्छा, उन्होंने कहा। लेकिन मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। 1 महीने तक कुछ भी चोरी मत करो। इसके बजाय अपने हाथों से काम करो, अपने दिल से कमाओ।
अगर तुम्हें इसमें शांति नहीं मिलती तो अपनी परछाई में लौट जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। विक्रम हंसा, तीखी कड़वी आवाज। काम? किस लिए? थोड़े से पैसे के लिए, पसीना बहाने के लिए, जबकि सेठ रामनाथ जैसे लोग अपना सोना जमा करते हैं। सोने में जंग लग जाती है, गुरुजी ने कहा। सत्य में जंग नहीं लगती। मेरी चुनौती स्वीकार करो विक्रम। देखो ये कहाँ ले जाती है। चोर खड़ा था साधु को हटाने और अपनी लूट फिर से शुरू करने के लिए, लेकिन गुरुजी की आवाज में कुछ, उनकी शांत निश्चितता ने संदेह का बीज बो दिया। उसके पास खोने के लिए क्या था? 1 महीना कुछ भी नहीं था। वो कभी भी चोरी करने के लिए वापस आ सकता था। ठीक है, विक्रम ने कहा, 1 महीना, लेकिन मुझसे संत बनने की उम्मीद मत करो। गुरुजी केवल मुस्कुराए। कुछ भी उम्मीद मत करो विक्रम, बस रास्ते पर चलो और देखो। अगली सुबह विक्रम गुस्से से उठा। चुनौती एक जाल की तरह लग रही थी, लेकिन वो काया नहीं था। वो साधु को गलत साबित कर देगा। वो गांव में घूमता रहा जहां त्योहार की चहल पहल थी। बाजार में मसाले, कपड़े और गहने बेचने वाले विक्रेताओं की भीड़ थी। विक्रम ने कई सालों में पहली बार चोरी करने की कोई योजना नहीं बनाई थी। इसके बजाय वो मोहन नाम के एक कुम्हार के पास गया, जिसकी दुकान मिट्टी के बर्तनों से भरी हुई थी। विक्रम ने कर्कश स्वर में कहा, मुझे काम की जरूरत है। मोहन, एक दुबला पतला आदमी जिसके हाथ कठोर हो गए थे, उसे सावधानी से देख रहा था। विक्रम की प्रतिष्ठा किसी से छिपी नहीं थी। मोहन ने पूछा, मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? तुम पर भरोसा नहीं करते, विक्रम ने जवाब दिया, लेकिन मैं मजबूत हूं और मैं सस्ते में काम कर लूंगा। मोहन ने हिचकिचाया, फिर सिर हिलाया। ठीक है, नदी के किनारे से मिट्टी धोने में मेरी मदद करो। कुछ भी तोड़ो और तुम बाहर हो। कई दिनों तक विक्रम ने धूप में काम किया, मिट्टी के भारी भरकम बोझ धोए और बर्तनों को आकार देना सीखा। ताले तोड़ने के आदि उसके हाथ गीली मिट्टी से लड़खड़ा रहे थे। काम बहुत कठिन था, वेतन बहुत कम था और दूसरे कर्मचारी उसके बारे में कानाफूसी करते थे। फिर भी हर रात जब वो मोहन के शेड में पुआल की चटाई पर लेटा होता, तो विक्रम को एक अजीब सी शांति महसूस होती। ये शांति नहीं थी, अभी तक नहीं, लेकिन ये कुछ नया था। एक शाम जब वो अपने हाथों से मिट्टी धो रहा था, तो एक छोटी लड़की उसके पास आई। वो लक्ष्मी थी, मोहन की बेटी, 10 साल से ज्यादा नहीं, जिसकी आंखें त्योहार के दियों की तरह चमक रही थी। तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? उसने पूछा। पापा कहते हैं कि तुम चीजें ले जाती थी। विक्रम सख्त हो गया, लेकिन उसकी मासूमियत ने उसे शांत कर दिया। मैं कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसने कहा। किसी ने मुझे बताया कि यह बेहतर हो सकता है। क्या ऐसा है? उसने पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे नहीं पता था। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, विक्रम के हाथ स्थिर होते गए, उसके बर्तन कम टेढ़े होते गए। मोहन, हालांकि अभी भी सतर्क था, लेकिन उस पर भरोसा करने लगा। गांव वालों ने भी बदलाव को महसूस किया। विक्रम के गुजरने पर वे अब अपने पस नहीं पकड़े रहते। वो मोहन के परिवार के साथ दाल और रोटी का सादा खाना खाता था। लक्ष्मी की बकबक ने खामोशी को भर दिया और विक्रम ने पाया कि वो कई सालों से ज्यादा मुस्कुरा रहा था। लेकिन उसके अंदर का चोर जाग उठा। एक रात जब वो सेठ रामनाथ की हवेली के पास से गुजरा, तो प्रलोभन ने उसे जकड़ लिया। स्ट्रांग रूम का ताला खोलना उसके लिए बच्चों का खेल था। एक काम, और वो कालीपुरा से इतना सोना लेकर जा सकता था कि राजा की तरह जी सके। वो छाया में खड़ा था, दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, जब तक कि गुरु जी के शब्द उसके दिमाग में गूंजने नहीं लगे। ये रास्ता कहाँ ले जाता है? विक्रम ने मुंह फेर लिया। चुनौती के आखिरी दिन उसने गुरुजी को ढूंढा, जो नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे। मैंने ये कर दिखाया, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज में गर्व और अवज्ञा का मिश्रण था। 1 महीने तक चोरी नहीं की। मैंने काम किया, मैंने कमाया, लेकिन मैं कोई संत नहीं हूँ और मुझे यकीन नहीं है कि यह मेरा रास्ता है। गुरुजी ने अपनी आंखें खोली। तुम रास्ते पर चले विक्रम, इतना ही काफी है। बताओ तुम्हें क्या मिला? विक्रम ने लक्ष्मी की हंसी, मोहन के अनिच्छुक सम्मान, अपने हाथों में मिट्टी के वजन के बारे में सोचा। मुझे कुछ मिला, कुछ, उसने स्वीकार किया। शांति नहीं, लेकिन एक शांति जो मुझे पहले नहीं पता थी। लेकिन मैं हमेशा ऐसे नहीं रह सकता। ये बहुत कठिन है। कठिन? हाँ, गुरुजी ने कहा। लेकिन सबसे कठिन रास्ते महान सत्य की ओर ले जाते हैं। तुमने ईमानदारी का स्वाद चखा है विक्रम। यह एक बीज है, इसे बढ़ने दो। विक्रम ने अपना सिर हिलाया। और अगर मैं नहीं भूलता? अगर मैं चोरी करने वापस चला जाता हूँ? तो तुम भूल जाओगे, गुरुजी ने सरलता से कहा। लेकिन तुम इस महीने को कभी नहीं भूलोगे। चुनाव हमेशा तुम्हारा है।
उस रात विक्रम यमुना के किनारे बैठा पानी पर चांद के प्रतिबिंब को नाचते हुए देख रहा था। उसने एक चोर के रूप में अपने जीवन के बारे में सोचा, हमेशा भागते हुए, हमेशा छिपते हुए। उसने कुम्हार के चाक, ईमानदारी से काम करने की लय, लक्ष्मी की आंखों में भरोसे के बारे में सोचा। चुनाव आसान नहीं था, लेकिन ये स्पष्ट था। सालों बाद कालीपुरा बदल गया था। विक्रम अब एक कुशल कुम्हार बाजार में अपनी खुद की दुकान चलाता था। उसके बर्तन मजबूत और सरल, ग्रामीणों द्वारा बेशकीमती थे। लक्ष्मी अब एक युवा महिला उसके बगल में काम करती थी। उसकी हंसी अपरिवर्तित थी। चोर के बारे में कानाफूसी फीकी पड़ गई थी। उसकी जगह मिट्टी से सुंदरता गढ़ने वाले व्यक्ति की कहानियां आ गई थी। एक गुरु पूर्णिमा को जब गांव के लोग मंदिर में इकट्ठे हुए, विक्रम ने गुरु जी के लिए एक दिया जलाया, जो बहुत पहले कालीपुरा छोड़ चुके थे। वो नहीं जानता था कि साधु कहाँ है, लेकिन उसने अपने दिल की शांति में उसकी उपस्थिति महसूस की। रास्ता आसान नहीं था, लेकिन यह अच्छा था। कुम्हार के रूप में विक्रम का जीवन एक लय में आ गया, जैसे उसके हाथों के नीचे चाक का स्थिर घूमना। कालीपुरा गांव, जहां कभी वो शिकारी के रूप में घूमता था, अब उसे घर जैसा लगता था। उसके दिन भोर से पहले शुरू होते थे। नदी के किनारे मिट्टी गूंथते हुए ठंडी मिट्टी उसे एक ऐसे तरीके से जमीन पर रखती थी जिसे उसने अपने चोरी के वर्षों में नहीं जाना था। बाजार उसकी उपस्थिति से गुलजार रहता था, डरने वाली छाया के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अनाज, पानी और विश्वास को बनाए रखने वाले बर्तन बनाता था। फिर भी अतीत एक जिद्दी छाया है और विक्रम का कोई अपवाद नहीं था। मानसून की एक शाम, जब बारिश उसकी छोटी सी दुकान की छत पर पड़ रही थी, कालीपुरा में एक अजनबी आया। वो लंबा, दुबला पतला, बाज की तरह तीखी आंखों वाला था और वो एक ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता था जो दुनिया के बारे में सब कुछ जानता था। उसका नाम कालिया था, जो आगरा का एक चोर था, जिसकी ख्याति विक्रम की पुरानी ख्याति से भी ज्यादा थी। विक्रम के बदलाव की खबर शहरों तक फैल चुकी थी और कालिया उत्सुक था, शायद ईर्ष्यालु भी। उसने विक्रम को एक चौड़े मुंह वाला बर्तन बनाते हुए पाया। उसकी उंगलियां तूफान के बावजूद स्थिर थीं। तुम ही हो जिसके बारे में वे बात करते हैं, कालिया ने धीमी आवाज में कहा, लगभग बारिश की धूल की थाप में खो गया। चोर जो संत बन गया, मुझे खुद ही ये देखना था। विक्रम के हाथ रुक गए, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। कोई संत नहीं, उसने अपनी हथेलियों से मिट्टी पोंछते हुए कहा। बस एक आदमी जो बर्तन बनाता है। तुम्हें क्या चाहिए? कालिया ने एक खंभे के सहारे झुकते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों? तुम्हारे पास सब कुछ था, सोना, आजादी, हर दिल में डर। इसे कीचड़ और पसीने के लिए क्यों बेचना? विक्रम ने उसकी नजरों से नजरें मिलाई, बिना किसी हिचकिचाहट के। आजादी? मैं भागने, छिपने का गुलाम था। ये, उसने कुम्हार के चाक की ओर इशारा करते हुए कहा, आजादी है। तुम नहीं समझोगे। कालिया ने तीखी, मजाकिया आवाज में हंसा। तुम नर्म हो गए हो, विक्रम। यमुना ने तुम्हारी धार को बहा दिया है। बताओ, क्या तुम्हें इसकी याद नहीं आती? टेक का रोमांच? सवाल बारिश से भी भारी था। विक्रम ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने उन रातों के बारे में सोचा जब वो छायाओं के बीच से फिसला था। दिल की धड़कनें तेज थी, उसके हाथों में सोना था। एक रोमांच था, हाँ, लेकिन ये क्षणभंगुर था, जिसके बाद हमेशा खालीपन रहता था। उसने गुरुजी की चुनौती के बारे में सोचा, वो महीना जो सालों में बदल गया था। मुझे कुछ भी याद नहीं है, उसने आखिरकार कहा। मेरे पास जो कुछ भी है वो हमेशा के लिए है। कालिया की आंखें सिकुड़ गई। क्या रहता है? कुछ भी नहीं रहता। बर्तन नहीं, गांव नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारी कीमती शांति भी नहीं। मैं इसे साबित कर सकता हूँ। शब्द एक चुनौती थे और विक्रम ने महसूस किया कि उसकी छाती में पुरानी आग भड़क उठी है। लेकिन उसने अपना सिर हिला दिया। साबित करो जो तुम चाहते हो, कालिया। मेरा रास्ता मेरा है। कालिया चला गया, लेकिन उसकी उपस्थिति एक तूफानी बादल की तरह बनी रही। अगले कुछ दिनों में कालीपुरा में बेचैनी बढ़ गई। छोटी छोटी चोरियां शुरू हो गई। बाजार से अनाज की बोरियां, एक विधवा के घर से गहने, एक विक्रेता की दुकान से सिक्के। गांव के लोग फुसफुसाते हुए विक्रम की ओर देखते रहे। कुछ को आश्चर्य हुआ कि क्या वो अपने पुराने तौर तरीकों पर लौट आया है। मोहन, कुम्हार जिसने उसे सबसे पहले काम दिया था, एक शाम उसे एक तरफ ले गया। वे बात कर रहे हैं, विक्रम, उसने भारी आवाज में कहा। वे कहते हैं कि यह तुम हो। विक्रम का जबड़ा कस गया। ऐसा नहीं है, तुम मुझे जानते हो। मैं जानता हूँ, मोहन ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में संदेह था। फिर भी सावधान रहो, भरोसा कमजोर होता है।
आरोपों ने चुभन पैदा की, लेकिन विक्रम समझ गया, एक बार भरोसा टूट जाने के बाद उसे फिर से बनाना मुश्किल होता है। उसने और ज्यादा मेहनत की, अपना सिर नीचे रखा, लेकिन चोरी जारी रही। लक्ष्मी, जो अब 16 साल की है और पहले की तरह ही तेज है, ने उसकी चुप्पी देखी। तुम चिंतित हो, उसने एक रात दुकान बंद करते समय कहा। यह वही आदमी है ना? वही जो आया था? विक्रम ने सिर हिलाया। कालिया, वो मेरी परीक्षा ले रहा है, या इससे भी बुरा, मुझे फंसा रहा है। तो उसे रोको, लक्ष्मी ने अपनी आवाज में उग्रता दिखाई। तुम्हें पता है कि वो कैसे सोचता है? तुम भी कभी उसके जैसी ही थी। उसके शब्द पत्थर की तरह लगे। विक्रम ने अपने अतीत को दफनाने की कोशिश की थी, लेकिन वह उसका हिस्सा था, एक ऐसा हथियार जिसे वह इस्तेमाल कर सकता था। उस रात वो सोया नहीं। इसके बजाय वह यमुना के किनारे बैठा रहा। नदी की कलकल गुरुजी की सीखों की याद दिलाती रही। वो चोरी करने नहीं जा सकता था, लेकिन वो जो जानता था उसका इस्तेमाल उसने जो बनाया था उसकी रक्षा के लिए कर सकता था। अगली शाम विक्रम दूर से बाजार को देख रहा था। उसकी पुरानी प्रवृत्तियां तेज थीं। कालिया चतुर था। जब गांव का ध्यान भंग होता था, शाम की प्रार्थना के दौरान, जब लालटेनें मंद हो जाती थी और छायाएं गहरी हो जाती थी, तब वो हमला करता था। विक्रम शाम के अंधेरे में घुलते मिलते इंतजार करता रहा, जब तक कि उसने अनाज व्यापारी की दुकान के पीछे एक आकृति को खिसकते नहीं देखा। ये कालिया था, उसी शालीनता से चल रहा था जैसे विक्रम कभी चलता था। विक्रम भूत की तरह चुपचाप उसके पीछे चला गया। जब विक्रम बोला, तब कालिया एक बोरी में से कुछ निकाल रहा था। तुम अच्छे हो, उसने लालटेन की रोशनी में कदम रखते हुए कहा। लेकिन इतना भी नहीं। कालिया हाथ में खंजर लेकर घूमा, लेकिन विक्रम उससे तेज था। उसने कालिया की कलाई पकड़ी, तब तक घुमाता रहा जब तक कि चाकू गिर नहीं गया। यह अब खत्म हो गया, विक्रम ने कहा। कालीपुरा छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें खुद पंचायत में घसीट कर ले जाऊंगा। कालिया ने व्यंग्य किया। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो? तुम तो बस एक चोर हो जो चोरी करना भूल गया। हो सकता है, विक्रम ने कहा, लेकिन मुझे याद है कि कैसे देखना है। मैं तुम्हारी हरकतें जानता हूँ, कालिया, और मैं जानता हूँ कि तुम अकेले हो। शब्दों ने विक्रम की अपेक्षा से कहीं ज्यादा गहरा असर किया। कालिया की बहादुरी डगमगा गई, जिससे कुछ झलक दिखाई दी, शायद अकेलापन या ईर्ष्या। एक पल के लिए विक्रम ने खुद को दूसरे आदमी में देखा। वो विक्रम जो अगले स्कोर के लिए जीता था, कभी आराम नहीं जानता था। जाओ, विक्रम ने उसे छोड़ते हुए कहा। कोई बेहतर रास्ता खोजो, अभी बहुत देर नहीं हुई है। कालिया हिचकिचाया, फिर रात में गायब हो गया। चोरियां बंद हो गईं और कालीपुरा ने राहत की सांस ली। गांव वालों की फुसफुसाहटें धीमी पड़ गईं। उनकी जगह सम्मान की सिर हिलाने की आवाजें आने लगीं। विक्रम की दुकान फलने फूलने लगी और लक्ष्मी का उस पर गर्व पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। एक शांत शाम, जब विक्रम मंदिर के वार्षिक प्रसाद के लिए बर्तन को आकार दे रहा था, एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उसकी दाढ़ी सफेद थी, उसकी आंखें जानी पहचानी थीं। गुरुजी। विक्रम के हाथ रुक गए और उसने झुककर प्रणाम किया। उसका दिल भर आया। आप वापस आ गए, उसने कहा। थोड़ी देर के लिए, गुरुजी ने जवाब दिया। उनकी मुस्कान गर्मजोशी से भरी हुई थी। मैंने एक कुम्हार के बारे में सुना था जो कभी चोर था। मैं उसका काम देखने आया था। विक्रम ने उसे बर्तन दिखाया, जो सरल लेकिन मजबूत था, उसके वक्र वर्षों के अभ्यास को दर्शाते थे। यह ज्यादा नहीं है, उसने कहा, लेकिन यह ईमानदार है। ये काफी है, गुरुजी ने कहा। तुमने मिट्टी से ज्यादा आकार दिया है, विक्रम। तुमने एक जीवन को आकार दिया है। जब गुरुजी शाम के अंधेरे में चले गए, तो विक्रम को उनके शब्दों का वजन महसूस हुआ। रास्ता लंबा था, बुद्धि से भरा था। गुरु प्यारी साध संगत जी, आशा करते हैं आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।